कक्षा 12 नागरिक शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी इसमें आपको मिलेगा। लगभग 17 प्रश्न हैं जो कि ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। समझ में आ गया? तो देखिए इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 2 प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं। यानी स्वतंत्रता कब मिली हमें स्वतंत्र कब मिली भैया? 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। ठीक है, 1947 को क्या मिली भैया? हमें स्वतंत्रता मिली। इसके 2 प्रमुख चुनौतियाँ की थी। चुनौतियाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो चुनौतियाँ थी, विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना। जो विखंडित भारत था ना हमारा, इसको एकता के सूत्र में क्या करना था? बांधना था। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना था। उस समय भैया जब नया देश आज़ाद हुआ था, उस समय लोकतंत्र की कोई एक प्रकार से वो नहीं थी, तो हमें क्या करना था? लोकतंत्र की स्थापना भी करना था। तो ये हमारे सामने 2 प्रमुख चुनौतियाँ थी जो कि हमें अपनानी थी। ठीक है, और इसको अपनाने के बाद में इसका सॉल्यूशन भी करना था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर देख सकते हैं, ये आपके पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर हमें देने की आवश्यकता नहीं है। जितने में पूछा गया है उतने में आप दे दीजिए, 2 नंबर कंफर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या है? अपनाया गया। ये कब अपनाया गया? यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार यानी वोट वाला, जो कि 21 और 18, जैसे 18 साल के जो हो जाते हैं मनुष्य यानी आदमी या औरत, तो वो क्या है वोटिंग कर सकते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया क्वेश्चन में। समझिए, आप क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अब आंसर देखिए। भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। मणिपुर में इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? संवैधानिक राजतंत्र की प्यारी स्टूडेंट स्थापना हुई। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है, समझिए और इसका आंसर लिख लीजिए कॉपी में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे कि सर क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ही छोटा है। देखिए जिस तरह से पूछा गया उसी तरीके से हमें आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। संघ शासित प्रदेश थे, 2 राज्यों का नाम बताना है। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम। ये जो क्वेश्चन आया था 2023 और पिछले साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, यानी इस साल जो 2024 ये चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट, 2024 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो ये कब हुआ था? 2023 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था नागरिक शास्त्र में। 2 ऐसे राज्यों का नाम बताना है जो संघ शासित प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। भारत के स्टूडेंट आप लोग कमेंट में बताइएगा यदि आपको पता है, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, देखिए ईमानदारी दिखाइएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता दीजिए आप लोग, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ना 8 भारत के, उसी का आप लोग कमेंट में नाम बता दीजिए। यदि आप लोग हमारी स्टूडेंट हैं तो बता देंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, आप लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहला आपका अंडमान निकोबार, दूसरा आपका हो जाता है चंडीगढ़, तीसरा आपका दादर तथा नगर हवेली, चौथा आपका जम्मू और कश्मीर, 5वां आपका लद्दाख, 6 आपका लक्षद्वीप, 7 आपका जो है दिल्ली, 7 आपका दिल्ली, और यहाँ पुडुचेरी भी हो जाएगा आपका, जो कि पुडुचेरी भी है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपके 8 हो गए जो कि केंद्र शासित प्रदेश का नाम था, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान को कब अंगीकार तथा लागू किया गया? यानी अंगीकार का कि भैया लागू कब हुआ? भारतीय जो संविधान है, आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन हमें संविधान भी तो भैया बनाना था, लोकतंत्र भी बनाना था ना। तो देखिए संविधान के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2020 के 12th के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इसका आंसर, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को, इसमें और है देखिए 26 नवंबर 1949 को
अंगीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। देखिए स्टूडेंट, संविधान को बनने में कितना समय लगा था आप लोग बताइएगा। 18 महीने यानी 2 साल 18 महीने ऐसा कुछ लगा था, शायद 18 महीने 18 दिन ऐसा कुछ था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसको कब लागू किया गया ये देखिए, 26 नवंबर 1949 को इसको क्या है अंगीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, जिसको हम किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना 26 जनवरी मनाया जाता है विद्यालय और कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये मनाया जाता है। और इसको एक प्रकार से आप लोग और समझ सकते हैं, इसमें कितने 395 अनुच्छेद भी आए, साथ में 8 अनुसूचियाँ भी आई, जो कि राष्ट्रीय संविधान बनने में मदद की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भारतीय संविधान को अपनाया गया था, याद रखिएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति क्या रही, इसके बारे में बताना है आपको। पहले आम चुनाव में, तो NCERT का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारे इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे NCERT पैटर्न पे आधारित हैं। आंसर देखिए, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई। इस दल को अधिकतर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। किसको मिला भैया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 26 दिसंबर 1925 में ये नई पार्टी बनी थी। कब बनी थी? 26 दिसंबर 1925 में। 26 दिसंबर 1925 को ये नगर में, यानी कानपुर नगर में, देखिए कानपुर नगर में हुई थी। यानी भारतीय साम्यवादी पार्टी, इसको कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं ना, तो इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, कानपुर नगर में। और ये देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और इसको सबसे बड़ी एक प्रकार से विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई। किसकी? विपक्षी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी सामने आई। अधिकतर समर्थन इसको, यानी किस राज्यों ने सबसे ज़्यादा ऊँटों का समर्थन किया? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में इसको समर्थन मिला। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ लीजिए। आप लोग हमारी बातों को समझिए और वीडियो रोककर आप लोग प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? और वीडियो को एक बार आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने भाई बहन के पास जो आपकी कक्षा में आपके साथ आपके सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो कुछ। 6 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? योजना आयोग, जिसको नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था योजना आयोग से रिलेटेड। तो आंसर देखिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950, भारत का योजना आयोग इसको कहा जाता है, मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की गई थी। ये आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है या निभाता था? किसका था? यह सलाहकार के रूप में निभाता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर किस तरह से मैंने बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। नियोजन के किन्हीं क्या है? हमें 2 उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए NCERT सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं स्टूडेंट इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ पूरे बुक का निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तैयार कर लेंगे तो आपका 20 नंबर तो कन्फर्म ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य इस प्रकार हैं।
सबसे पहला है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना तथा दूसरा है कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। ये दो उद्देश्य हैं जो कि भारत के नियोजनों का उल्लेख करना है। निर्धनता और बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी भारत में कितनी है आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा। निर्धनता यानी काफ़ी लोग गरीब हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जाते हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाते हैं। तो ये बेरोजगारी और क्या है, निर्धनता को दूर करना तथा दूसरा है कृषि और उद्योगों का समन्वित विकास करना। ये भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख है। एनसीईआरटी पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसका भी मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान दल का क्या नाम था। देखिए अभी एक प्रकार से जो है बांग्लादेश में काफ़ी दंगे हो रहे हैं, और बांग्लादेश में काफ़ी दंगे हो रहे हैं तो आपको पता होगा, न्यूज़ वगैरह आपको मिल रहा होगा। फिलहाल आप क्वेश्चन को पढ़िए कि शेख मुजीबुर रहमान दल का क्या नाम था। तो शेख मुजीबुर जो रहमान, इनके दल का नाम अवामी लीग था। क्या नाम था? अवामी लीग था। 26 मार्च 1971 को, देखिए स्टूडेंट मैं थोड़ा आपको और बताना चाहूँगा इसके बारे में। 26 मार्च 1971 को क्या हुआ था, बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। जो कि किससे आज़ादी मिली थी? जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। किसको? पूर्वी, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, और जो है पाकिस्तान तो वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो आज़ादी किसको मिली? पाकिस्तान से। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान से जो पूर्वी आपका बांग्लादेश है, इसको आज़ादी मिली। कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को मिला था। किसके द्वारा मिला था? शेख मुजीबुर रहमान के दल के द्वारा मिला था। इन्होंने मुक्ति वाहिनी अपना एक प्रकार से एजेंडा चलाया था, जो कि सेना से रिलेटेड था, जो कि आज़ादी से रिलेटेड था, मुक्ति वाहिनी, और इनका दल का नाम था अवामी लीग। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हेल्प की थी, जो कि उस समय की प्रधानमंत्री भारत की कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने थी, यानी इंदिरा गांधी जी थी उस समय के प्रधानमंत्री भारत की। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसको भी मैंने बता दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत अमेरिकी संबंधों में खटास, भारत अमेरिकी संबंधों में खटास उत्पन्न होने का क्या कारण थे? कारण क्या थे ये हमें बताने। खटास जो उत्पन्न हुआ ये 2018 में, 19 में और 2020 में क्वेश्चन ये पूछे गए थे प्यारे विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तरह के पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, यानी कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेंगे, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं अच्छे से बनाकर। देखिए आंसर देखिए, 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास उत्पन्न होने का मुख्य कारण पाकिस्तान का अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होना था। दूसरी ओर अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती के कारण भी नाराज था। यहाँ पर आप लोग समझिए अमेरिका क्यों था भैया गुस्सा भारत से। देखें, मुख्य कारण पाकिस्तान का अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होना था। दूसरी ओर अमेरिका सोवियत संघ से भारत, यानी सोवियत संघ कौन था भैया? रूस से भारत की बढ़ती दोस्ती का कारण में नाराज था। अभी भी ये नाराज है रूस। हमारी जो रूस है भैया वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं भारत के, इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री के। तो रूस काफ़ी अच्छी दोस्ती निभाता है। वही भैया अमेरिका को खटता है कि अमेरिका इसी तरीके से नाराज है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का आंसर आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट क्लियर, यानी कोई भी डाउट आपका रह ना जाए, वो पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्री जी का निधन। शास्त्री जी कौन है भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के पहले कौन थे? प्रधानमंत्री जी। दूसरे कौन है भैया? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देखिए शास्त्री जी का निधन कब और कहाँ पर हुआ था? तो देखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ। ताशकंद उस समय
भूतपूर्व सोवियत संघ था और वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनका निधन कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल कब हुआ था स्टूडेंट, ये भी आप लोग बताइएगा। लगभग 2 साल का, शायद 2-3 साल का इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के पद तक। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आया राम गया राम का अर्थ क्या है? आया राम गया राम का अर्थ आप लोग बताइए। एनसीईआरटी पर ये भी क्वेश्चन आपका आधारित है। क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्ट इसका 2017 में पूछा गया था, 2019 के बोर्ड एग्जाम में, 2020 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। आंसर देखिए, आया राम गया राम का अर्थ है पार्टी की अदला बदली यानी दल बदल करना। ये हरियाणा के एक विधायक गया लाल से संबंधित, जिन्होंने 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक निष्ठा यहाँ पर देखिए, राजनीतिक निष्ठा, जो कि यहाँ पर देखिए जो आपका 13 नंबर का अगला क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो आया राम गया राम का अर्थ क्या है स्टूडेंट? अदला बदली, जो कि दल बदल करना। हरियाणा के एक विधायक ने, जो कि गया लाल से संबंधित, जिन्होंने 1967 के चुनाव के बाद राजनीतिक निष्ठा बदलने का एक कीर्तिमान स्थापित किया था, ये इसी का अर्थ है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर, वो अपने शब्दों में भी आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? 1975 में संसद का मार्च यानी संसद मार्च का नेतृत्व जिन्होंने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। आंसर देखिए, 1975 में जनता के 1975 में प्यारे विद्यार्थी आपातकाल भी लागू हुआ था, याद रखिएगा। उस समय के प्रधानमंत्री भारत की थी इंदिरा गांधी जी। इसका जो यानी जो एक प्रकार से जो आपातकाल लागू हुआ, मैं आगे बताऊंगा आपको। 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी ने किया। इस दौरान जेपी को भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में क्या किया? पेश किया। 1975 में आप देख सकते हैं संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में बताया गया है। बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, जो कि अननोन आवाज़ है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में बताया गया था। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, आम लोगों पर आपातकाल का असर कैसे पड़ा? जो आम लोग हैं ना, आम लोग, अब आम वो ना समझिएगा मैंगो वाला, यहाँ पर वो वाला आम बता रहा है जो कि आपातकाल के समय असर कैसे पड़ा। जैसे कि हाँ, आम लोग का अर्थ है हम जैसे जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, पीपल मानी लोग। आपातकाल का असर कैसे पड़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले क्वेश्चन है। ये सारे आने वाले क्वेश्चन बताए गए हैं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए। देखा जाए तो बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने इन्हीं सारे क्वेश्चंस को इसलिए पिकअप किया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए सबसे पहला है, आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएं घटी। आपातकाल कब लागू हुआ था? आपातकाल 25 जून, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा आपको, 25 जून 1975 में आपातकाल लागू हुआ। 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल चला। कितने महीने तक चला? 21 महीने तक ये चला था आपातकाल। उस समय के भारत की प्रधानमंत्री हमने बताया था आपको, इंदिरा गांधी जी थी। दूसरी है, गरीब लोगों को मनमाने तरीके से एक जगह से उजाड़ कर, यहाँ पर देखिए, मनमाने तरीके से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाया गया। और एक प्रकार से जनसंख्या को कम करने के लिए नसबंदी का भी प्रयोग किया गया। जब आपका और आएगा असर पूछने के लिए लघु उत्तरीय में, तो उस तरह से बताइएगा। ये आपातकाल का असर रहा हम जैसे लोगों के लिए। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। आपातकाल कब लागू हुआ था? 25 जून 1975। कब तक चला? 21 मार्च 1977 तक चला। ठीक है,
21 महीने तक ये आपातकाल चला था। 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ये देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? वीवीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 2023 और इस साल भी पूछा गया था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला प्रश्न। आंसर देखिए, आंसर के साथ में हम बात करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा सागर बांध परियोजना के खिलाफ चलाया गया प्रस्तावित बांध के निर्माण से प्रभावित गांवों के लाखों जो घर क्षेत्र लागो डूब, यहाँ पर देखिए लाखों घर डूब क्षेत्र में आ गए, यानी या डूब गए या क्षेत्र में आ रहे थे। 1988-89 के दौरान अनेक स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्वयं को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में लिया। स्वयं को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में क्या थे? लिया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये कब चला था? 1985 में चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आया था पेपर में, यहाँ पर आप लोग गौर करके देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। वीडियो को रोक लीजिए स्टूडेंट, ज़्यादा जानकारी के लिए आप आराम से रोक कर समझ सकते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन आ चुका है 15 नंबर, जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो देशों का नाम बताइए। हमें क्या बताना है? दो देशों का नाम बताना है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। तो आपका सबसे पहला हो जाएगा चीन तथा दूसरा म्यांमार हो जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत के रूप में आते हैं इस साइड वाले में, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो ये पूर्वोत्तर वाले में आ गए, जो कि म्यांमार इधर है ना, म्यांमार, चीन इधर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो दो देशों का नाम बताना था, बता दिया, 2 नंबर आपका कंफर्म है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा मैं और समझाना चाहूँगा इस पर। जो 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो भारत का क्षेत्रफल कितना, ये लोग कमेंट में आप लोग बता दीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितना है ये बताइएगा। मैं बता देता हूँ, भारत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो लगभग आपका हो जाएगा 32, यहाँ पर देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत का क्षेत्रफल। अब ये आपको बताना है कि, अब एक और बता दीजिए कि यदि आपको पता है उत्तर से दक्षिण की भारत की जो लंबाई है वो कितनी है। तो भारत की जो लंबाई है उत्तर से, देखिए उत्तर से दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो लगभग 32,014 किलोमीटर, कितना है? 32,014 किलोमीटर है। और ये देखिए पश्चिम से पूर्व जो भारत की लंबाई है ये भी बताना है आपको, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है ये आपको, यानी 3214 किलोमीटर, 14 यानी 3214 किलो यानी 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो है लंबाई है। पश्चिम से पूर्व कितनी लंबाई है कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ऐसे बेसिक नॉलेज है जो कि आपको याद करने पड़ेंगी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? देखिए आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। क्या थी? गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। सामाजिक समूह वर्ग एक साथ क्या थे? रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है। ये परिघटना को क्या कहा जाता है? कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है। समझ में आ गया? इसको भी देख लीजिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आखिरी है। देखिए मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NCERT का ये क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका आंसर देखिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि BP मंडल के नाम से आपने शॉर्ट जो इनका नाम है, जो इनका शॉर्ट नाम है वो BP मंडल है, बहुविकल्पीय में आता है काफ़ी बार, थे। बिहार के समाजवादी नेता, 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे।
1.5 माह तक ये थे भैया बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। ये समाजवादी नेता थे। बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद जो कि मंडल आयोग के अध्यक्ष यही थे। तो 17 क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमने बता दिया है आप लोगों को नागरिक शास्त्र का, ये पूरे बुक का 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन विद आंसर हमने बताया इस वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।